हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डी कोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आपका इंग्लिश एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष सिंह और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था अपने पिछले वीडियो में कि हम लेकर आएंगे आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके रूल्स और उनके एक्सप्लेनेशंस। तो तैयार हैं आप सभी? आई एम श्योर रेडी हैं हम लोग भी यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कशन करने के लिए अपने ग्रामर के टॉप 100 रूल्स। टॉप 100 इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका रिपीटिशन कुछ ज्यादा ही होता है, अलग अलग एग्जाम्स में बहुत बार इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप इनको, टॉप 100 बोल सकते हैं, कुछ भी आप ले लो। लास्ट टाइम प्रिपरेशन में जहां ग्रामर के आपके सामने इतने सारे रूल्स होते हैं, समझ में नहीं आता उनमें से कौन से रूल्स याद करें, कौन कौन से रूल्स छोड़ दें, लास्ट टाइम प्रिपरेशन कैसे की जाए, उसके लिए हम लेके आए हैं चुनिंदा, बहुत चुने हुए 100 ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स जिन पे डेफिनेटली आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 सेगमेंट्स इसके लेके आएंगे हम आपके लिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1, जिसमें मैं आपसे लगभग 50 क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो टॉप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर की शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट है इसका, क्वेश्चंस आएंगे उसी पे बेस्ड। फटाफट क्विकली रिवाइज करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने रूल्स को, क्वेश्चन पढ़ेंगे, एरर देखेंगे, छोटा सा उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द सेफ्टी ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर इन डेंजर। अभी देखिए इस सेंटेंस में एरर अगर आपको ढूंढना हो ना, तो यहां पर देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो आपको चेक करना चाहिए ना, वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। अभी यहाँ पर जो वर्ब दी है वो आर दी है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अगर इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखोगे तो जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सेफ्टी। याद करिए हम लोगों ने पार्सिंग का जो वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं वॉच किया है उसको प्लीज जाकर वॉच करिए, वहां पे मिलेगा आपको इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पर ये जो सेफ्टी वर्ड आपको दिया हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है। देखिए इसके पहले द लगा है तो ये नाउन है, और नाउन है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। प्लस इस नाउन के पहले ना तो आपको कोई वर्ब दिख रही होगी ना कोई प्रपोजिशन, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। और सेफ्टी अगर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ आर नहीं बल्कि यहाँ पर इज होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, नाइदर द वुमन नॉर द चिल्ड्रेन। अभी 2 सब्जेक्ट को जब नाइदर, नॉर, आइदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है तो देख लीजिए जो भी यहाँ पर वर्ब आएगी ना, जैसे यहाँ वॉज दिया हुआ है तो वर्ब आनी चाहिए अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। और नियरेस्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन होता है चाइल्ड का प्लूरल। तो अगर प्लूरल है तो यहाँ वॉज नहीं, यहाँ पर वर आना चाहिए। ठीक करते चलिएगा साथ साथ में अपना आंसर, और गेस जरूर करते चलिए अपने अकॉर्डिंग भी आंसर। सो नाइदर नॉर, जब भी 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे वर्ब आएगी अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेम रूल आइदर और के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज। अभी देखिए इस तरह का जब आपको क्वेश्चन मिलता है ना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा रिलेटिव प्रोनाउन पे बेस्ड। यहाँ जो हु आया है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की क्लासेस रिवाइज करिएगा जो वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए, उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मिलेगा कि जब भी सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिखता है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो आया है, जैसे यहाँ हु आया है, तो उसका इस्तेमाल होता है अपने जस्ट पहले वाले वर्ड के लिए। यानी ये हु आया है आई के हिसाब से, और जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होती है, जैसे यहाँ पर देखिए जो हैज आया है ना, वो भी आई के हिसाब से ही आना चाहिए। और आई के साथ आई एम श्योर आपको कंफर्म होगा कि हैज नहीं आता बल्कि हैव आता है। क्लियर? तो याद रखिएगा यहाँ पर डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैव डन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करी एंड राइस आर द फेवरेट फूड। अभी देखिए ब्रेड एंड बटर, करी एंड राइस, स्लो एंड स्टीडी, सिंटैक्स में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। जब 2 ऐसे सब्जेक्ट जिनको पार्सल सब्जेक्ट कहा जाता है, 2 अलग अलग नाउन मिलके एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, एक साथ इस्तेमाल होते हैं, उस कंडीशन में यहाँ वर्ब प्लूरल नहीं आनी चाहिए, यहाँ वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर, और यहाँ पर
आर की जगह आपको करना पड़ेगा इज। करी एंड राइस इज द फेवरेट फूड ऑफ द पंजाबीज। अभी देखिए करी एंड राइस मिलके एक फेवरेट फूड बनाते हैं, तो जब भी दो नाउन, ब्रेड एंड बटर है, स्लो एंड स्टीडी है, पेन एंड इंक है, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरिज दे दिया जाता है, स्लो एंड स्टीडी दे दिया जाता है, ये सारे नाउन पार्सल नाउन कहलाते हैं, एंड से जोड़े जाते हैं लेकिन मिलके एक यूनिट को पूरा करते हैं। इन सभी को कंसीडर सिंगुलर किया जाता है सिंटैक्स में। तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो आर की जगह होना चाहिए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्रांच मैनेजर एंड द एरिया ऑफिसर इज ऑन लीव टुडे। अभी आर्टिकल लगाकर यहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर एंड द एरिया ऑफिसर दोनों को एंड से जोड़ा गया है। अभी यहाँ जो केस आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको आर्टिकल का क्वेश्चन ले लो, चाहे आप इसको सिंटैक्स का क्वेश्चन ले लो, चाहे आप इसको नाउन का क्वेश्चन ले लो, तीनों ही टॉपिक्स में ये रूल आपको मिलता है। द ब्रांच मैनेजर एंड द एरिया ऑफिसर इज ऑन लीव टुडे। अभी ध्यान रखिएगा यहाँ पर एंड लगा के जिन दो पर्सन की बात की जा रही है, द ब्रांच मैनेजर एंड द एरिया ऑफिसर, अभी इन दोनों नाउन के पहले अलग अलग इंडिविजुअल आर्टिकल द लगाओ। और याद ये रखिएगा कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए ना और दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल इस्तेमाल किया जाए, द ब्रांच मैनेजर एंड द एरिया ऑफिसर, तो ये दोनों अलग अलग पर्सन हो जाएंगे और इज की जगह आपको वर्ब प्लूरल फॉर्म में यानी आर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों नाउन में से एक ही नाउन पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल होता, द ब्रांच मैनेजर एंड एरिया ऑफिसर दिया होता, तो ये दोनों पर्सन एक ही हो जाते और आपका आंसर इज वाला सही हो जाता। क्लियर? तो याद रखिएगा दो नाउन को जब एंड से जोड़ा जा रहा है और दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल इस्तेमाल किया जा रहा है तो वर्ब सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल इस्तेमाल करनी है। फटाफट देख लीजिए एक बार सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स आर बिजी इन कैंपेनिंग फॉर इलेक्शंस। अभी यहाँ पर भी सिंपल सा रूल है, सिंटैक्स का ही क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अब यहाँ जो कीवर्ड है ना वो है ये एज वेल एज। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा जाए, विद से जोड़ दिया जाए, अलोंग विद से जोड़ दिया जाए, टुगेदर विद से जोड़ दिया जाए, तो जो भी वर्ब आपको आगे इस्तेमाल करनी है, जैसे यहाँ पर आर आया है, याद आपको रखना पड़ेगा जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो वर्ब आती है हमेशा अपने पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स दोनों के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी इस सेंटेंस में केवल प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से। और प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर दिया हुआ है इसलिए यहां पर आर की जगह आपको इज करना पड़ेगा। याद रखिएगा विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, एंड नॉट से, एंड से जोड़ेंगे तो प्लूरल, एंड नॉट से जोड़ते एज वेल एज से जैसे जोड़ा गया है, वर्ब आएगी अपने फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, अभी द नंबर ऑफ जितनी भी एक्सीडेंट्स हुए उन सभी को एक नंबर में शो करता है, तो द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है क्योंकि नंबर में काउंट हम प्लूरल नाउन को ही करते हैं, तो द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बिल्कुल सही दिया हुआ है। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर। स्टूडेंट एक्सीडेंट्स जो हुए हैं उनकी संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ आर की जगह आपको करना पड़ेगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 108,000 माइल्स, अभी आर दिया हुआ है द स्पीड ऑफ लाइट। अभी देखिए जरा स्पीड की बात कर रहे हैं 1800 माइल्स, यहां माइल्स तो बिल्कुल सही है क्योंकि 108,000 ये जो स्पीड आपको दी गई है, ये जो डिस्टेंस दिया गया है, ये लाइट की स्पीड को मेजर किया जा रहा है और यहाँ पर इतने सारे माइल्स की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि इन माइल्स को एक डिस्टेंस की तरह लिया जा रहा है और इसलिए यहाँ पर आर की जगह आपको इज करना पड़ेगा। याद रखिएगा 10 होगा तो माइल्स तो सही होता, लेकिन 10 माइल्स को चूंकि आप एक डिस्टेंस की तरह ले लेते हो
इसलिए यहाँ पर वर्ब इज होनी चाहिए। याद रखिएगा, डिस्टेंस का अमाउंट, मनी का अमाउंट और टाइम का जो अमाउंट होता है उसको अगर आप एक यूनिट की तरह लेते हैं तो आपको वर्ब का इस्तेमाल सिंगुलर करना पड़ेगा। तो 108,000 माइल्स इज द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एवरी पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस स्क्रिप्ट। और याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। ईच और एवरी के साथ जब कभी भी कोई नाउन दे दिया जाता है ना तो उसको कंसिडर सिंगुलर ही करिएगा। ईच और एवरी के साथ, याद रखिएगा, ईच और एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ईच और एवरी के साथ नाउन जो आता है वो भी सिंगुलर होता है और आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है, क्योंकि ईच और एवरी बात इंडिविजुअल की करता है, एक एक करके वन बाय वन सभी की बात करेगा। तो यहाँ पर जो एरर कंसीडर करनी है आपको, वो आर की जगह आपको इज करना है। चाहे ईच पार्टिसिपेंट एंड ईच मेंबर भी दे दिया जाए, एंड से भी दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए, लेकिन अगर उसमें ईच या एवरी लगा है तो आपको वर्ब का इस्तेमाल सिंगुलर ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाइदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल एनफ टू डू दिस टास्क। अभी यहां पर ये जो ऑफ दिया हुआ है ना, ये ऑफ यहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस ऑफ का मतलब निकलता है में से, चॉइस या सिलेक्शन बताता है। तो ए वाला जो पार्ट दिया हुआ है सेंटेंस का, इसका मतलब है टीम्स में से कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं। तो चॉइस बताता है, तो इसका मतलब जो नाउन आना चाहिए ना ऑफ के बाद, चॉइस के बाद, वो तो होना चाहिए प्लूरल। और देखो यहाँ दिया भी आपको प्लूरल है, तो यहाँ तो कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन टीम्स में से बात एक की भी नहीं हो रही है। तो जब भी चॉइस बताते हैं ना, तो कितनी की चॉइस ली जा रही है वो इंपॉर्टेंट होता है, यानी यहाँ आपको आर की जगह इज करना पड़ेगा। क्लियर? तो नाइदर ऑफ द टीम्स इज सेंसिबल। अच्छा, दिया होता सम ऑफ द टीम्स, टीम्स में से कुछ की बात करते, तो यहाँ आर सही हो जाता। वन ऑफ द टीम्स दिया होता, टीम्स में से एक हो जाती तो इज हो जाता। मोस्ट ऑफ द टीम्स दिया होता तो टीम्स में से ज्यादातर की बात करते, फिर से आर हो जाता। चॉइस वाला ये क्वेश्चन बहुत तरीकों से पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, टिक जरूर करते चलिएगा। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रामर के रूल्स, ये आपको स्पॉटिंग एरर में, फ्रेज रिप्लेसमेंट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, अलग अलग कई तरीकों से काम आते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए ध्यान से, करप्शन हैज ट्रिमेंडस ब्लैंक दिया हुआ है ऑन आर पॉलिटिक्स। करप्शन के बहुत ट्रिमेंडस इफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्ट्स, जो भी वर्ड दिए हुए हैं, मीनिंग तो आई एम श्योर आपको इनका क्लियर होगा, बात प्रभाव की कर रहे हैं। चलिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्ट्स, इसका मतलब ही निकल के आ रहा है प्रभाव। तो करप्शन का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर, ऐसा कुछ इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। अभी अगर बात करें ऑप्शंस की, तो देखिए जरा, हैज आया है और हैज के बाद दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहला, अगर हैज हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और थर्ड फॉर्म का मतलब यहां अफेक्टेड हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है ना। देखिए इफेक्ट्स तो आ नहीं सकता, ठीक है ना। अफेक्ट यहां पर एक वर्ब का काम करता है, और जिसमें एस तब लगता जब हैज नहीं दिया होता। हैज ऑलरेडी सिंगुलर दिया तो अफेक्ट्स तो आ नहीं सकता। अभी हैज के बाद अफेक्ट अगर आता तो थर्ड फॉर्म में आता, अफेक्ट वर्ब है याद रखिएगा, यानी यहाँ अफेक्ट भी नहीं आ सकता। तो या तो इफेक्ट आ सकता है या फिर अफेक्टेड आ सकता है। अभी बहुत ध्यान से समझिएगा, इफेक्ट इज अ नाउन और अफेक्ट इज अ वर्ब। अगर करप्शन हैज ट्रिमेंडस अफेक्टेड होता तो पहली चीज तो यहाँ ट्रिमेंडस नहीं, ट्रिमेंडसली होता, ठीक है ना, क्योंकि वो एडवर्ब बनता और वर्ब के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। देखिए हैज हेल्पिंग वर्ब होता और अफेक्टेड वर्ब होता, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब आना चाहिए था। तो अगर यहाँ ट्रिमेंडसली दिया होता तो यहाँ पर वर्ब आ सकती थी, ठीक। ट्रिमेंडस एक एडजेक्टिव है, उसमें ly लगाते हैं तो एडवर्ब मिलता है हमें, याद रखिएगा। और अगर ये OUS वाला एडजेक्टिव दिया है ना, तो यहाँ पर जरूरत नाउन की होनी चाहिए।
सो द करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए इफेक्ट। करप्शन हैज ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन आवर पॉलिटिक्स। अच्छा, अफेक्टेड अगर रखते ना यहाँ पर प्रभावित करना, तो ये ऑन भी आपको यहाँ से हटाना पड़ता। करप्शन हैज ट्रिमेंडसली अफेक्टेड डायरेक्ट इस्तेमाल करते आर पॉलिटिक्स, तो ऑन नहीं होता तो हम आंसर अफेक्टेड टिक कर सकते थे, ट्रिमेंडस नहीं होता तो भी ट्रिमेंडसली होना चाहिए था, तब इफेक्टेड पे आंसर होता। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वी ब्लैंक दिया है द मैटर यस्टरडे। अभी ऑप्शंस पे देखिए जरा, डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस्ड ऑफ, डिस्कस्ड या डिस्कस्ड वेल। याद रखना ये क्वेश्चन प्रेपोजिशन वाले पार्ट से पूछा गया है, और प्रेपोजिशन वाला जो सेगमेंट होता है उसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं आपको याद रखना। पहला, कुछ वर्ड्स ऐसे फिक्स होते हैं जिनके साथ कोई एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन फिक्स होता है। याद रखिएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे जिनके साथ आने वाला एक प्रेपोजिशन फिक्स, जैसे लुक के साथ एट आपने पढ़ा है, लिसन के साथ टू पढ़ा है, बहुत सारे वर्ड्स हैं याद रखिएगा। सफर के साथ फ्रॉम आता है, इल के साथ विद आता है, इल के साथ विद, सफर के साथ फ्रॉम, अलग अलग प्रपोजिशंस हैं, ध्यान रखिएगा। डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, इनडिफरेंट के साथ टू आता है। क्लियर? तो एक तो ये पेयर आपको याद रखना पड़ेगा प्रपोजिशन में कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन फिक्स है। दूसरा, कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रपोजिशन नहीं आता, ये भी एक एरर का क्वेश्चन बनता है। जैसे डिस्कस के साथ अबाउट, ऑफ, वेल कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत है। कुछ वर्ड्स ऐसे जिनके साथ प्रपोजिशन फिक्स, कुछ वर्ड्स ऐसे जिनके साथ प्रपोजिशन आता ही नहीं है, तो डिस्कस के साथ अबाउट, ऑफ कोई प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ए ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ अबाउट आया है, बी गलत इसलिए क्योंकि ऑफ आया है, सी सही हो सकता है और यही सही आंसर है। डी गलत इसलिए क्योंकि डिस्कस्ड वेल, यहाँ जो वेल दिया है वो एक एडवर्ब है, और एडवर्ब का जब इस्तेमाल करते हैं ना तो वो ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। और हमने डिस्कस किया है क्या, तो आंसर मिलेगा आपको मैटर जो कि ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये वेल आना भी चाहिए था तो मैटर के बाद आना चाहिए था। वी डिस्कस द मैटर वेल यस्टरडे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वेल का इस्तेमाल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ब्लैंक दिया है अ न्यू शर्ट। अभी देखिए, लास्ट टाइम मतलब कंफर्म है कि बात हो रही है पास्ट की। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड टेंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंटली, उनमें से एक क्वेश्चन है ये कि जब कभी भी बात पास्ट टेंस की करेंगे तो आपको सेंटेंस प्रेजेंट में दे दिया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में दे दिया जाता है, जबकि वो बनना पास्ट में चाहिए। और अगर पास्ट की बात करें तो आई एम श्योर बाइंग वाला ऑप्शन तो गलत है, बाय यहां पर हो नहीं सकता, बाइज SEIS के साथ लगता ही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बॉट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। साइमन इज लिविंग हियर फॉर 6 months। अभी देखिए, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप इसको बोल सकते हो टाइम एंड टेंस का। साइमन इज लिविंग, ये सेंटेंस क्लियरली दिख रहा होगा आपको, दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, लेकिन आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, फॉर 6 months। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये बताता है कि एक्शन अभी प्रेजेंट में इस समय चल रहा है। अभी, पहले कभी वो एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, पहले से होता आ रहा है कि नहीं होता आ रहा है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अगर साइमन इज लिविंग हियर तक सेंटेंस होता, यहीं पे फुल स्टॉप लगा होता, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता। लेकिन जैसे ही दे दिया गया ना आगे फॉर 6 months, मतलब ये एक्शन केवल अभी नहीं हो रहा है बल्कि पहले से होता आ रहा है, और जब ये सिचुएशन आती है ना तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनता है। तो इस सेंटेंस में जो करेक्शन होगा ना, यहां से इज को हटाना पड़ेगा और यहां पर आपको हैज बिन लिविंग करना पड़ेगा। तो साइमन हैज बिन लिविंग हियर फॉर 6 months इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वन शुड डू योर ड्यूटी। जब सब्जेक्ट की जगह आपको वन दे दिया जाता है ना, तो याद रखिएगा यहाँ योर ड्यूटी नहीं होगा। वन के साथ हिज, हर, देयर, इट्स, योर, माई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वंस लगाया जाता है।
एपोस्ट्रॉफी के साथ में वंस, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Whenever I am sick, जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ, it is her who cures me। अभी देखिए यहाँ पर भी ये सब कीवर्ड्स के तरीके से आप पहचान सकते हो, स्ट्रक्चर याद रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा चीजों को याद रखना। यहाँ जो कीवर्ड है ना वो दो कीवर्ड्स हैं। पहला है ये इज यानी फॉर्म ऑफ बी, ये बी की फॉर्म है, ठीक है ना। अभी बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर होती है, और जब कभी भी बी के बाद आपको यानी इज एम आर वॉज वर बिन बीइंग या बी, इसके बाद अगर आपको कभी भी नाउन या प्रोनाउन कोई सिलेक्ट करना होता है ना, तो याद रखिएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होता। अभी ध्यान से समझिएगा, वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसका जो एक्सेप्शन है वो है मेन वर्ब बी। जब कभी भी बी वर्ब का काम करती है ना, बी इकलौती ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो हर आया है वो गलत है, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ आपको दिया हुआ है, जबकि आना चाहिए यहाँ पर एक सब्जेक्टिव केस। क्लियर? तो यहाँ हर की जगह आपको शी करना पड़ेगा। एरर है पार्ट नंबर सी में, दिस इज द राइट आंसर हियर। इट व्हेनेवर आई एम सिक इट इज शी हु क्योर्स मी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। नाउ अवेल के साथ, एंजॉय के साथ, इंट्रोड्यूस के साथ, एब्सेंट प्रेजेंट के साथ, एडजस्ट के साथ, रिकंसाइल के साथ, प्राइड के साथ, एडेप्ट के साथ, ये कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, अवेल जैसी वर्ब, इनके बाद एक चीज जरूर आनी चाहिए एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट। ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं, इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। देखिए या तो आप यहां से ये ऑफ हटा दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। शी अवेल द अपॉर्चुनिटी, उसने फायदा उठाया किस चीज का? अपॉर्चुनिटी का, तो अपॉर्चुनिटी इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो या तो यहां से ऑफ हटाइए, और अगर अवेल के साथ या जो वर्ब मैंने अभी नाम लिए, एडजस्ट, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्राइड, हर्ट, ड्रेस, इनके बाद अगर प्रेपोजिशन दिया हुआ है ना, तो फिर इसका मतलब उसमें अवेल का ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, और तब आपको इसमें एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट का काम यहां लिया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो शी अवेल्ड, या तो ऑफ हटा दीजिए, शी अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, तब सही होगा, या अवेल्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में हरसेल्फ लगा दीजिए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। शी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर वॉज नन, ब्लैंक दिया हुआ है, डिड नॉट एंजॉय द शो, कोई ऐसा नहीं था जिसने शो को एंजॉय नहीं किया। अभी जो, जिसे, इसके लिए यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हु आता है पर्सन के लिए, विच आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, होम ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और ये जो दैट है ना, इसका इस्तेमाल कुछ स्पेशल केसेस में करते हैं। स्पेशल केसेस जिनमें कुछ केसेस आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन आता है जिसके साथ सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, द बेस्ट मैन, तो आपको दैट लगाना है। नन, ऑल, सम, फ्यू, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, एवरीबडी, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं। नन के साथ भी याद रखिएगा कौन सा वर्ड आप इस्तेमाल करोगे, दैट। द सेम, द ओनली, इसके साथ कोई नाउन आ जाए, या फिर द बॉय एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज स्टिक, लिविंग और नॉन लिविंग, या कोई पर्सन और उसके साथ कोई एनिमल, ये दोनों नाउन एक साथ दे दिए जाएं, तब इन स्पेशल केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं दैट को। प्रोनाउन वाला वीडियो जाकर हमारा रिवाइज कर लीजिए, आपको ये रूल डिटेल में वहां पर मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर टॉप 100 रूल्स में इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत बार पूछे गए इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आशा इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर इंटेलिजेंट। अभी देख लीजिए, एंड से जब दो कंजंक्शंस को, ये एंड है ना कंजंक्शन, इसके साथ जब कभी भी दो एडजेक्टिव्स को जोड़ोगे ना आप, तो वो एडजेक्टिव सेम डिग्री में होना चाहिए। क्लियर? तो मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिव डिग्री, यहाँ भी मोर इंटेलिजेंट कंपेरेटिव डिग्री आ गया।
पॉजिटिव डिग्री होती है तो पॉजिटिव, सुपरलेटिव होती है तो सुपरलेटिव। याद रखना ये केस आगे भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और मिल सकता है आपको। टॉप 100 में ही आप इसको भी रख सकते हो। किसी कंजंक्शन से एक जैसी चीजों को जोड़ा जाता है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव, वो भी सेम डिग्री में, वर्ब के साथ वर्ब, वो भी सेम फॉर्म में आना चाहिए, सेम टेंस में। ठीक है ना। अभी आशा ज्यादा ब्यूटीफुल है और ज्यादा इंटेलिजेंट है, देन लगाया है, किसी से कंपेयर कर रहे हैं और ऑप्शंस देखिए, आई, मी, माई सेल्फ, माइन। अभी याद रखिएगा यहाँ पर जो भी कंपेयर हो रहा है देन के बाद मेरे से ही कंपेयर हो रहा है। माइन, माई सेल्फ, मी और आई, ये सभी मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो जब भी किसी पर्सन से मेरा कंपेयर होता है ना, तो याद रखिएगा एक और छोटी सी चीज, जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि जोड़ा सेम चीजों को जाता है, वैसे ही कंपेयर भी हमेशा सेम चीजों को किया जाता है। तो अगर आई, मी, माई सेल्फ या माइन मतलब मेरा कंपेयर किसी पर्सन से हो रहा है, जैसे यहां कंपेयर अगर आप देखो तो आशा के साथ हो रहा है, और आशा इस सेंटेंस में जो है ना वो सब्जेक्ट है, और अगर आशा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कंपेयर केवल सब्जेक्ट से ही हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आशा इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर इंटेलिजेंट देन आई होना चाहिए। यहाँ पर मी नहीं हो सकता क्योंकि आशा ऑब्जेक्ट नहीं है। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस है, वहां रिफ्लेक्सिव आना चाहिए था। माइंड पजेसिव है और पजेसिव को पजेसिव से ही कंपेयर कर सकते हैं, जबकि कंपेयर यहाँ आशा से हो रहा है जो कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपेयर केवल सब्जेक्टिव केस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ दीज 3 मैगजीन्स। अभी देखिए एक और आइदर ऑफ, फिर से ऑफ यानी चॉइस। 3 मैगजीन्स में से एक भी नहीं पसंद है, कोई भी नहीं पसंद है। बस एरर जो यहां पर पूछी गई है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, आइदर और नाइदर का इस्तेमाल कभी भी 3 में से चॉइस के लिए नहीं करते। अगर यहाँ 2 मैगजीन्स होता तो आपका आइदर वाला आंसर सही हो जाता। अभी इस सेंटेंस को करेक्ट करने के 2 तरीके हैं। देखिए, या तो आइदर की जगह ईच कर दीजिए, 2 से ज्यादा जब भी होंगे ना और उनमें से चॉइस लेनी होगी तो आइदर की जगह ईच हो जाएगा। नाइदर होता तो नन कर देते, या फिर दूसरा तरीका है 3 की जगह 2 कर दीजिए। लेकिन करेंगे किसमें करेक्शन, उसके लिए ध्यान रखिएगा आइदर जो कि प्रोनाउन है कितने में से चॉइस ले रहा है उसके उस पर डिपेंड करता है। तो मैगजीन 2 है या 3 है उसके हिसाब से आइदर डिसाइड करेंगे या ईच डिसाइड करेंगे, ना कि आइदर और ईच के हिसाब से मैगजीन्स कम या ज्यादा कर देंगे। तो क्लियर रखिएगा, यहाँ पर एरर का पार्ट अगर देखा जाए तो आइदर नहीं होना चाहिए, आइदर को हटाकर यहाँ पर आपको ईच करना पड़ेगा। क्लियर, ये एरर का पोर्शन यहाँ पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। He gave me only 500 rupees note। अभी 500 था तो 500 थे, रुपीज जो आना चाहिए था वो नाउन प्लूरल आना चाहिए था, ये सही। लेकिन जैसे ही उसके बाद नोट्स यानी एक नाउन और लगा दिया गया ना, अभी याद रखिएगा जो रुपीज था ये बन जाएगा इस नोट्स का एडजेक्टिव, और जब किसी नाउन के बाद एक नाउन और लगा देते हैं तो ये वाला नाउन बन जाता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाया जाता। क्लियर रखिएगा। तो 500 देखिए, अगर नोट्स नहीं होता केवल रुपीज तक रहता तो सही आ जाता, 500 रुपीज होता सही हो जाता। लेकिन जब आगे नोट्स लगा दिया गया है तो रुपी में एस आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर रखिएगा, वो बन जाता है एडजेक्टिव। ठीक है ना, ये रूल हमने नाउन में डिस्कस किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द पुलिस वॉज डिप्लॉयड। अभी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर है, यानी उसमें एस या एस कुछ भी नहीं लगता, जैसे पुलिस है, कैटल है, जेंट्री है, पोल्ट्री है, चिल्ड्रन है, किसी में भी एस या एस नहीं लगेगा। सभी नाउन दिखेंगे सिंगुलर लेकिन होते हैं प्लूरल। तो याद रखिएगा यहाँ आपको वॉज को हटाकर वर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, विलेजेस आफ्टर विलेजेस। अभी आफ्टर यहाँ एक प्रेपोजिशन है, और किसी प्रेपोजिशन के दोनों तरफ जब एक जैसा नाउन इस्तेमाल होता है, यहाँ भी विलेज है, यहाँ भी विलेज है, किसी प्रेपोजिशन के दोनों तरफ जब सेम नाउन इस्तेमाल हो तो पहली चीज तो ये कि दोनों नाउन होने चाहिए सिंगुलर, यानी विलेज आफ्टर विलेज होगा, और दूसरा इनके साथ जो वर्ब भी इस्तेमाल होती है ना वो भी सिंगुलर ही इस्तेमाल होती है। तो विलेज आफ्टर विलेज वॉज विजिटेड होगा, ये एरर ध्यान रखिएगा। तो इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो 3 तरह से, पहला नाउन का क्वेश्चन प्लूरल दे करके, दूसरा वर्ब का क्वेश्चन प्लूरल दे करके, तीसरा प्रेपोजिशन भी फिक्स होना चाहिए। विलेज आफ्टर विलेज होता है, सिटी आफ्टर सिटी होता है, रो ROW रो के साथ रो अपॉन रो होता है,
रो अपॉन रो के अलावा एक फ्रेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ड फॉर वर्ड। हम लोग वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, जबकि याद रखिएगा वर्ड फॉर वर्ड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पेजेस आफ्टर पेजेस दे देते हैं तो पेज आफ्टर पेज आपको करना पड़ेगा। क्लियर, याद रखिएगा एक वाला केस। प्रपोजिशन के दोनों तरफ सेम नाउन तो दोनों सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अभी इसको याद रखने का एक और तरीका है, देखिए आफ्टर प्रपोजिशन और प्रपोजिशन के बाद जो नाउन आता है ना वो होता है ऑब्जेक्ट, तो जो वर्ब आएगी ना वो सब्जेक्ट के हिसाब से आनी चाहिए। तो सब्जेक्ट अभी अभी पढ़ा हमने, ये नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए वॉज यहाँ पर सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करना है आपको। क्लियर, नेक्स्ट देख लीजिए, दिया है ऑफ द टू सिस्टर्स। अभी देखिए फिर ऑफ चॉइस वाला बता रहा है, और चॉइस वाले कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चॉइस वाला केस। तो ऑफ द टू सिस्टर्स, चॉइस दो सिस्टर्स में ले रहे हैं, दो में चॉइस है इसलिए यहाँ कंपैरेटिव डिग्री दी है। तो ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज मोर ब्यूटीफुल, दो सिस्टर्स में से कौन ज्यादा सुंदर है। अभी सिंपल सा केस, जब कभी भी चॉइस की बात होगी ना, चॉइस के केस में रिलेटिव प्रोनाउन जो पढ़ा है हमने वो कभी भी हु, हुम, व्हाट नहीं आता, दैट भी नहीं। इस केस में, चॉइस के केस में रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ विच आता है। देखिए मिसकॉन्सेप्शन है कि विच केवल लिविंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिर्फ नॉन लिविंग के लिए होता है। विच का यूज नॉन लिविंग लिविंग दोनों के लिए होता है जब बात चॉइस की होती है। तो यहाँ चूंकि चॉइस है, हु को हटाकर आपको विच करना पड़ेगा। ऑप्शन इज इन पार्ट बी, ऑफ द टू सिस्टर विच इज मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देख लीजिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रूल, प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट। मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है और बीइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये जेरंड है, और किसी भी आईएनजी फॉर्म वाले जेरंड के साथ जो आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस नहीं, केवल और केवल पजेसिव केस इस्तेमाल करना होता है। पजेसिव केस मतलब मी की जगह आपको माई करना पड़ेगा। तो प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग लेट, ये इस सेंटेंस में एरर होगी पार्ट नंबर बी में। क्लियर, आईएनजी फॉर्म के साथ नाउन हो या प्रोनाउन हो, यहां राम भी होता ना तो राम्स बीइंग लेट हम लोग बोलते। तो जेरंड के साथ यानी आईएनजी फॉर्म के साथ सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, सिर्फ पजेसिव केस। क्लियर रखिएगा ये वाला केस, जेरंड में इंफिनिटिव पार्टिसिपल जेरंड के केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन अ कीवर्ड देखिए, मैनी अ। यहां पर अगर केवल मैनी होता, ए नहीं होता, तो जो नाउन आता वो प्लूरल इस्तेमाल होता। लेकिन जैसे ही मैनी के साथ में ए दे दिया जाए या एन दे दिया जाए, अभी जो नाउन आएगा वो भी और जो वर्ब आएगी वो भी सब सिंगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो मैनी अ मैन होगा, हैज हो जाना चाहिए, ये भी क्लियर रखिएगा। तो मैनी अ के साथ, मैनी एन के साथ नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर, इसको ईच की तरह से ट्रीट किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, मोर देन वन। सुनने में लगता है कि बात एक से ज्यादा की कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ जो भी वर्ब या नाउन आपको आगे इस्तेमाल करना है वो दोनों ही नाउन होने चाहिए सिंगुलर। सो मोर देन वन गर्ल होगा और वर की जगह वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। अगेन अ कीवर्ड, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम। हाई और अबाउट ऑप्शनल है, यानी ये क्वेश्चन तीन तरीकों से पूछेंगे, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम। तीनों के साथ एक केस ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस यूज हो सकता है यहाँ पर, एंड द टेंस इज पास्ट इंडेफिनिट। तो इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर, स्टार्ट नहीं, स्टार्टेड। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत सिंपल सा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फ्रेज टू रिमेंबर हियर इज अ नंबर ऑफ। अभी अ नंबर ऑफ का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, याद करिए पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था आगे पुराने में द नंबर ऑफ का केस, सारे के सारे नाउन को मिला के एक नंबर में शो करना, ये द नंबर ऑफ का काम होता है। लेकिन अ नंबर ऑफ जब दे देते हैं ना, तो अ नंबर ऑफ इज अ सिनोनिम ऑफ मैनी, ये मैनी का सिनोनिम होता है और मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। क्लियर, अभी अ नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आना चाहिए, देखिए यहाँ प्लूरल दिया है, कोई इश्यूज नहीं। इन इंडिया अडेप्ट, अभी देखिए अडेप्ट एक कीवर्ड, अडेप्ट का सेम केस होता है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, एडजस्ट वाला केस था, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था रिकंसाइल वाला केस था।
एडेप्ट, एंजॉय वाला केस था, इंट्रोड्यूस वाला केस था, अवेल वाला अभी जो प्रीवियस आप देखोगे पुराना क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अवेल द अपॉर्चुनिटी वाला। अडेप्ट भी उसी का केस है। अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना। तो अडेप्ट के साथ भी सेम केस है कि या तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, या तो यहाँ से आप टू हटाइए, और अगर टू दिया हुआ है ना तो इसमें आपको फिर से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना चाहिए। और विमेन चूंकि प्लूरल है तो यहाँ पर अडेप्ट के बाद आपको देमसेल्व्स लगाना पड़ेगा। A number of women in India adapt themselves to the demands of their in-laws। ये themselves यहाँ पर लगाएंगे तब क्वेश्चन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, I am looking forward to। अभी जब इन्फिनेटिव और जेरंड की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा टू के बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है। टू के साथ बेस फॉर्म, SEIS उसमें कुछ भी नहीं लगाया जाता, वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो रखते हैं। लेकिन कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जैसे बी के साथ लुकिंग फॉरवर्ड टू, बी यूज्ड टू, बी एडिक्टेड टू, हैबिचुअल टू, ओइंग टू, ऑब्जेक्ट टू, गिवन टू, टेकन टू, डिवोटेड टू। ऐसे फ्रेजेस, कुछ स्पेशल फ्रेजेस हैं जिनमें टू के बाद भी वर्ब की बेस फॉर्म नहीं बल्कि जेरंड यानी ING फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये सेंटेंस सही होगा अगर आप टेक की जगह करोगे टेकिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेकिंग एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। क्लियर? ING फॉर्म, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, डिजेक्टेड, डिवोटेड टू के साथ आता है, बी यूज्ड टू, बी हैबिचुअल टू, बी एडिक्टेड टू, बी प्रोन टू। वर्ब के वीडियोस में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, स्पेशली इन्फिनेटिव और जेरंड। जब नॉन फाइनाइट वर्ब हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा रूल ये आपके साथ डिस्कशन होगा। तब तक के लिए अभी फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि कुछ फ्रेजेस ऐसे भी हैं जिनमें टू के बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है, ठीक है ना। और लुकिंग फॉरवर्ड टू उन सभी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला केस है, इसलिए इसको यहाँ पर टॉप 100 रूल्स में जगह मिली है। बहुत ज्यादा काम आएगा आपके ये रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। He knows to handle this situation। अगेन ये क्वेश्चन आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब में ही, इन्फिनेटिव और जेरंड जो हम लोग पढ़ेंगे तभी आपसे ये भी डिस्कशन होगा। He knows, जब नो, लर्न या टीच इस वर्ब की बात होगी ना, नो को मतलब जानना, जानने की बात आप करेंगे, सीखने की बात करेंगे, सिखाने या पढ़ाने की बात करेंगे। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव तो आता है। ही नोज टू हैंडल सही है, कोई इश्यूज नहीं है, बट उनके बीच में आपको एक क्वेश्चन वर्ड भी लगाना पड़ेगा। तो ही नोज टू हैंडल नहीं होगा, ही नोज हाउ टू हैंडल यहाँ पर होना चाहिए। अब नोज के बाद कोई एक क्वेश्चन वर्ड लगाकर फिर आपको इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा। हाउ, व्हाट, व्हेन, कुछ ना कुछ एक कीवर्ड। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। तो उसको पता है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, यहां पर आपको नोज के बाद हाउ लगाना पड़ेगा। ही नोज हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, ठीक। एज ही इज वेरी एडेप्ट। अभी देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब था एडजस्ट करना, लेकिन जब एडेप्ट वर्ड दे देते हैं ना तो इसका मतलब होता है स्किल्ड, बहुत ही ज्यादा कुशल, बहुत ज्यादा जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है वर्ड एडेप्ट, ठीक। एंड कैपेबल, कैपेबल है, बहुत कुशल है, इसलिए वो जानता है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आई हैव हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के। आई हैव हर्ड हिम टू स्पीक। अभी कुछ वर्ब ऐसी जैसे हियर है, लेट है, मेक है, सी है, वॉच है, जिनके बाद टू स्पीक ये जो दिया है ना ये इन्फिनेटिव का केस है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे हियर, उसके साथ इन्फिनेटिव तो देते हैं लेकिन उसमें टू नहीं आना चाहिए। और इन्फिनेटिव जब बिना टू के इस्तेमाल किया जाता है तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो आई हैव हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पीक हो सकता है, स्पीकिंग भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन अगर इन्फिनेटिव आएगा तो बिना टू के आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बीइंग अ रेनी डे शी कुड नॉट अटेंड द क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्टिसिपल के क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे आपको। बीइंग अ रेनी डे, रेनी डे होने की वजह से। अभी यहाँ पर बीइंग अ रेनी डे जब भी ये सेंटेंस इस तरह से आपको दिया जाएगा, आगे यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको मिलेगा ना वो सब्जेक्ट और अगले वाले पार्ट का सब्जेक्ट
दोनों यानी बीइंग अ रेनी डे का सब्जेक्ट और कुड नॉट अटेंड द क्लास, दोनों का सब्जेक्ट यहां पर एक ही होना चाहिए था। शी को उठाकर अगर आप सबसे आखिरी स्टार्टिंग में रख के देखोगे ना, शी बीइंग अ रेनी डे, तो आपको इसका आंसर गलत मिलेगा। ठीक, तो यहां पर शी कुड नॉट अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई, ये जो शी है ये नेक्स्ट वाले पार्ट का सब्जेक्ट तो है, लेकिन बीइंग अ रेनी डे का सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो रेनी डे के लिए एक सब्जेक्ट आपको बीइंग के पहले लगाना पड़ेगा और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इट बीइंग अ रेनी डे। याद रखिएगा, जब तक इट नहीं लगाएंगे, इट बीइंग अ रेनी डे, शी कुड नॉट अटेंड द क्लास, तब तक आंसर सही नहीं होगा। इस सेंटेंस का मतलब बनेगा कि वो रेनी डे थी इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई, जो कि गलत सेंस दे रहा है। ठीक है ना, तो बीइंग अ रेनी डे का सब्जेक्ट या तो इट शी की जगह पर आता तब सही होता, या फिर बीइंग अ रेनी डे का सब्जेक्ट इट आपको बीइंग के पहले रखना पड़ता, तब आंसर सही होता। तो बस कुछ नहीं करना है, बीइंग के पहले इट लगा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शी हैज नेवर एंड विल नेवर टेक सच स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। अभी देखिए एंड से जोड़ा जा रहा है यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब को, कौन कौन सी, पहली विल और दूसरी ये वाली हैज। अभी हैज और विल दोनों हेल्पिंग वर्ब, इनको जब आप एंड से जोड़ रहे हैं ना, तो ध्यान ये रखिएगा कि दोनों के बाद वर्ब की एक जैसी फॉर्म आनी चाहिए थी। अभी मैंने कंजंक्शन में आपसे डिस्कस भी किया था कि अगर आप कंजंक्शन लगाकर दो वर्ब को जोड़ेंगे तो दोनों एक ही टेंस में होनी चाहिए, और अगर हेल्पिंग वर्ब को जोड़ेंगे तो दोनों के बाद एक जैसी फॉर्म आनी चाहिए। अभी यहां प्रॉब्लम इस सेंटेंस में ये है कि हैज के बाद आती है थर्ड फॉर्म और विल के बाद आती है वर्ब की बेस फॉर्म। तो ये बेस फॉर्म जो टेक दिया है वो तो बिल्कुल सही है, बस हैज के बाद जो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना वो मिसिंग है। तो यहां पर आपको हैज के साथ इसी टेक की थर्ड फॉर्म यानी टेकन लगाना पड़ेगा। तो सही आंसर होगा शी हैज नेवर टेकन एंड विल नेवर टेक सच स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, तब सही होगा। दोनों हेल्पिंग वर्ब अगर जोड़िएगा तो दोनों के बाद या तो एक जैसी फॉर्म आए या फिर दोनों के बाद अलग अलग फॉर्म आएगी, तो अलग अलग फॉर्म लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी स्टार्ट अर्ली, हमने जल्दी स्टार्ट किया लेस्ट। अभी एक कीवर्ड है लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, अदरवाइज की तरह से यूज करते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा लेस्ट के साथ कभी भी शैल नहीं आता, सिर्फ एक ही चीज आएगी, वो है शुड। तो या तो शैल को हटाकर शुड कर दीजिए, वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, या फिर कुछ मत लगाइए, वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी मिस द ट्रेन। लेस्ट के साथ या तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, या अगर कुछ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ शुड ही आना चाहिए, दैट्स इट। तो इस सेंटेंस में शैल को हटाकर सही कर सकते हैं आप एरर का क्वेश्चन, या शैल की जगह शुड कर दें तो सही हो जाएगा। याद रखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चंस बट बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दे वर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। अभी देखिए यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन, ये जो फॉर दिया ये प्रपोजिशन है, उसके बाद एक वर्ब आई है। अभी प्रपोजिशन के साथ जब वर्ब आती है ना तो दो ही चीजें ध्यान रखना है आपको। पहला, अगर प्रपोजिशन टू आता है तो वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, और अगर टू के अलावा कोई अदर प्रपोजिशन आता है ना, जैसे फॉर आया यहाँ पर, ऑफ आ जाता, फ्रॉम आ जाता, इन आ जाता, तो फिर जो वर्ब आएगी ना वो इन्फिनेटिव नहीं बल्कि जेरंड फॉर्म में आती है। तो कम की जगह आपको यहाँ कमिंग, जेरंड का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का दे वर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। कम की जगह कमिंग कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टाइम एंड टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई शैल वेट। देखिए फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, फॉर यू आपका इंतजार करूंगा, टिल यू विल फिनिश योर वर्क, जब तक आप काम फिनिश करते हो मैं आपका इंतजार करूंगा। पहला सेंटेंस शैल यानी फ्यूचर में दिया है, दूसरा सेंटेंस भी विल यानी फ्यूचर में दिया है, और दो सेंटेंस एक साथ फ्यूचर टेंस में तब आते हैं। पहली चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि दो सेंटेंस एक साथ फ्यूचर टेंस में नहीं आ सकते, आ सकते हैं, बस तब आ सकते हैं जब उसमें कोई कंडीशन ना लगी हो। कंडीशन का मतलब कोई शर्त नहीं, कंडीशन का मतलब जब एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड करता है, तब याद रखिएगा दो सेंटेंस एक साथ फ्यूचर टेंस में नहीं बनाए जाते। तो मैं आपका इंतजार करूंगा तब तक जब तक आपका काम फिनिश नहीं होता, ठीक है ना, या फिनिश होगा। तो मेरा इंतजार करना डिपेंड करता है आपके काम फिनिश करने पर।
अगर डिपेंडेंट है, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो दो सेंटेंस फ्यूचर में नहीं आएंगे। अब जो पार्ट जिस पे डिपेंड करता है ना, वो पार्ट आपको प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों प्रेजेंट में नहीं बनेंगे, प्रेजेंट में वही बनेगा जिसमें कंडीशन लगी है, ठीक है ना। कंडीशन टिल यू, जब तक आपका काम फिनिश होता है, टिल यू विल हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क, मैं आपका इंतजार करूंगा जब तक आप काम फिनिश करते हो। नेक्स्ट देख लीजिए, एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, दैट भूटान इज मोर पीसफुल देन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अभी यहां जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये एडजेक्टिव का पार्ट है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, अगर हम इसके सी वाले पार्ट की चर्चा करें, देन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से ज्यादा पीसफुल है भूटान। अभी एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में क्या भूटान नहीं आता? सोचिए जरा ध्यान से, एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की कोई भी कंट्री आप ले लो, भूटान भी तो इसी वर्ल्ड में है ना। और अगर एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में भूटान भी है, तो भूटान अपने आप से ज्यादा पीसफुल कैसे हो सकता है? समझिएगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। हर कोई जानता है भूटान इज मोर पीसफुल, भूटान ज्यादा पीसफुल है। भूटान किसी भी कंट्री से मतलब अपने आप से भी, एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में चूंकि भूटान भी है, तो इस सेंटेंस में ना भूटान अपने आप से भी ज्यादा पीसफुल हो गया। अब एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में चूंकि भूटान है, तो भूटान को जब कंपेयर करोगे ना, तो बाकी जो दूसरी कंट्रीज बची हैं उनसे कंपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर एनी के साथ आपको अदर लगाना पड़ता है। यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, एवरीबडी नोज दैट भूटान इज मोर पीसफुल देन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब यहीं पर एक छोटी सी चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यहां भूटान इज मोर पीसफुल की जगह, कंपैरेटिव डिग्री की जगह सुपरलेटिव डिग्री दे देते, मोस्ट पीसफुल होता ना, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर नहीं लगाया जाता। तो अदर का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं, ठीक है ना। और वो भी कंपैरेटिव डिग्री में इसलिए ताकि पर्सन का या थिंग्स का कंपेयर अपने आप से ना होने लगे। राहुल जैसे पर्सन इमेजिन कर लीजिए, बोला जाए राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, अपने क्लास के किसी भी स्टूडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो एनी स्टूडेंट में तो वो खुद भी आता है, सही सेंटेंस होगा राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तरुण इज शॉर्टर देन फैट। अभी देखिए ध्यान से, शॉर्टर देन फैट, शॉर्टर कंपैरेटिव डिग्री है, फैट पॉजिटिव डिग्री है। अब आपने पढ़ा होगा कि कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री एक साथ इस्तेमाल नहीं करते। तो इस सेंटेंस में ना, अगर तरुण का कंपेयर किसी और पर्सन से होता, तरुण इज शॉर्टर देन हिज ब्रदर, तो ये आंसर सही होता। लेकिन जब कभी भी एक ही पर्सन की दो क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है, यहां बात तरुण की ही हो रही है, वही पर्सन शॉर्ट भी है, वही फैट भी है, बस जितना फैट है उससे ज्यादा शॉर्ट है। तो ऐसी कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री लगाकर आप कंपेयर तो करते हैं, लेकिन उस कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाकर कंपेयर नहीं किया जाता। याद रखिएगा, यहां हम कंपैरिजन तो करेंगे लेकिन ER लगाकर नहीं। ऐसी कंडीशन में एक ही पर्सन की दो क्वालिटी कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री बनाते तो हैं, लेकिन ER लगाकर नहीं, बल्कि मोर लगाकर। तो ये सेंटेंस सही तब होगा जब आप इसमें करेक्शन करोगे, तरुण इज मोर शॉर्ट देन फैट। पार्ट नंबर ए में एरर हो जाएगी, शॉर्टर की जगह मोर शॉर्ट लिखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट देख लीजिए, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 100 ऐसे ही नहीं बने ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मिले। आई एम श्योर अगर आप थोड़े भी पढ़ाई के टच में है ना, क्वेश्चंस रेगुलरली सॉल्व कर रहे होंगे, तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके देखे हुए ही होंगे इसमें। I prefer to have tea than coffee। अभी कंपेयर, यहाँ प्रेफर का मतलब भी होता है किसी एक चीज को दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। और याद रखिएगा, यहाँ चॉइस जो ली जा रही है ना, वो टी और कॉफी में, बस जरूरी चीज जो है वो ये है कि प्रेफर के साथ कंपेयर करने के लिए ना देन का इस्तेमाल नहीं करते। प्रेफर के साथ कंपेयर करने के लिए देन नहीं, बल्कि टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही सेंटेंस बनेगा, आई प्रेफर टू हैव टी टू कॉफी
देन की जगह टू कर लीजिए, आंसर सही हो जाएगा। पार्ट होगा यहाँ सी, जिसमें मिलेगी आपको एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी इन्फॉर्म दैट शी वॉज हैविंग 4 ब्रदर्स। अभी देखिए वॉज हैविंग कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया हुआ है। अब याद रखना हैव का मतलब पोजीशन होता है और पोजीशन एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता और हैव या पोजीशन वाली वर्ब उन्हीं में से एक है, ठीक है ना। टेंसेस का पार्ट होता है ये। वॉज हैविंग कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। हैव याद रखिएगा, अगर वॉज हैविंग आपने लिखा ना तो हैविंग का मतलब ईटिंग ले लिया जाता है, तो यहां पर वॉज हटाना पड़ेगा आपको और हैव को आईएनजी फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, या पास्ट टेंस की चूंकि बात कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म में। तो वॉज हैविंग को हटाकर यहां आपको शी के साथ हैड लगाना पड़ेगा। शी इन्फॉर्म दैट शी हैड 4 ब्रदर्स। वॉज हैविंग कॉन्टिन्यूस टेंस में ये वर्ब हैव का इस्तेमाल नहीं होता। अगर इज हैविंग देते तो हैज में चेंज करते, वॉज हैविंग पास्ट टेंस में दिया है तो हैड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए। द जज सेंटेंस द मैन। जज ने पनिशमेंट दिया एक मैन को, सजा सुनाई टू 8 years इन प्रिजन, जेल में 8 साल की उसको सजा सुनाई है, बिकॉज ही रॉब्ड अ बैंक, क्योंकि उसने बैंक लूटा था। अभी यहाँ जो टेंस जरा चेक करिए, सेंटेंस यानी पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो जज ने उसको सजा सुनाई, पास्ट में सजा सुनाई थी 8 साल की, क्योंकि उसने बैंक लूटा था। अब ये जो बैंक लूटने का काम हुआ है ना, वो सजा सुनाने के पहले की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो टेंस होना चाहिए था ना, वो पास्ट के भी पहले का टेंस है, यानी पास्ट ऑफ पास्ट। और जब भी बात पास्ट ऑफ पास्ट की होती है ना, तो ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए, ये टेंस होना चाहिए था पास्ट का परफेक्ट। तो ही हैड रॉब्ड अ बैंक होना चाहिए। पार्ट सी में एरर है, ही हैड रॉब्ड अ बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द 5 फर्स्ट गर्ल्स। अभी फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए कोई भी बुक उठा लीजिए, उस बुक में फर्स्ट चैप्टर कितने हो सकते हैं, तो आपका आंसर एक ही मिलेगा कि बुक में फर्स्ट चैप्टर तो एक ही होता है। लेकिन यहां देख लीजिए फर्स्ट 5 फर्स्ट, ऐसे जब दे देते हैं क्वेश्चन ना, तो ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। अभी फर्स्ट कभी भी 5 नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है ना, पहले की 5 गर्ल्स की बात हो रही है, तो यहां पर जो एडजेक्टिव आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल्स कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 कार्डिनल्स कहलाते हैं। तो कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, ऑर्डर वाले वर्ड पहले रखे जाते हैं, काउंटिंग वाले वर्ड बाद में रखे जाते हैं। तो 5 फर्स्ट गर्ल्स नहीं होगा, फर्स्ट 5 गर्ल्स होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए। आई रीच्ड एट 11 o'clock बट द बस आई वॉज वेटिंग फॉर was later than I expected। अगेन एक क्वेश्चन एडजेक्टिव का, लेटर और लेटर का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब कभी भी बात टाइम की होगी ना, कि मैं बस का इंतजार कर रहा था, बस जितनी उम्मीद थी उसके बाद में आई, तो जब बात टाइम की होती है तो यहाँ लेटर नहीं लेटर होना चाहिए, LATER होना चाहिए लेटर यहाँ पर। लेकिन अगर बात पोजीशन की होती है ना, पोजीशन एक के बाद दूसरा पर्सन पोजीशन के अकॉर्डिंग रखा होता, उस कंडीशन में आप यहाँ लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो लेटर पोजीशन बताता है, लेटर टाइम बताता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। माय फादर इंसिस्टेड ऑन फार्दर इंप्रूवमेंट। नहीं, फार का मतलब होता है दूर, तो फार्दर मतलब होता है ज्यादा दूर, और ये बात डिस्टेंस की करता है, जबकि यहाँ पर और एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट और एडिशनल इंप्रूवमेंट जो है उसके अलावा और चीजों की बात कर रहे हैं, तो फार्दर की जगह यहाँ फर्दर करना पड़ेगा। बहुत बार पूछा गया है फार्दर और फर्दर, यही एक्सचेंज करके आपसे एरर का क्वेश्चन बनता है। फार्दर की जगह फर्दर दे देते हैं, फर्दर की जगह फार्दर दे देते हैं, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ पटना इज ग्रेटर देन भोपाल। पटना की जो पॉपुलेशन है भोपाल से ज्यादा है। अभी पटना की पॉपुलेशन भोपाल से ज्यादा नहीं है, भोपाल की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो ऐसा क्वेश्चन एडजेक्टिव में कॉमन है, आपने देखा भी होगा। द पॉपुलेशन ऑफ पटना इज ग्रेटर देन के बाद या तो द पॉपुलेशन ऑफ भोपाल लगाइए या फिर दैट ऑफ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो एरर जो आपको लगाना पड़ेगा या करेक्शन जो आपको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा देन के बाद। तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा दैट ऑफ। द पॉपुलेशन ऑफ पटना इज ग्रेटर देन दैट ऑफ भोपाल। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट। अभी देखिए मोस्ट भी लगाया गया है जो कि सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं हम, और क्लेवरेस्ट में ईएसटी लगाया गया है, फिर से सुपरलेटिव डिग्री। तो दो कंपैरिजन एक साथ ऐसे नहीं पूछते। मोर बेटर नहीं होता, मोस्ट क्लेवरेस्ट नहीं होता। अभी या तो मोस्ट हटाइए क्लेवरेस्ट लिख दीजिए, या फिर मोस्ट लगाइए तो क्लेवर कर दीजिए, क्लेवरेस्ट नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन दो और तरीकों से पूछते हैं, देखना ध्यान से सुनिएगा। दे देते हैं ही इज कंपैरेटिवली बेटर। अभी कंपैरेटिवली भी लगाया गया और बेटर भी लगा दिया गया, तो एक एरर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने अभी एक वर्ड पढ़ा था प्रीफर। प्रीफर भी ऑलरेडी कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है जिसके साथ टू आता है, ठीक है ना। तो प्रीफर के साथ भी कभी भी देन या मोर ये भी नहीं लगाया जाता। प्रीफर चूंकि ऑलरेडी कंपेयर करता है तो उसके साथ मोर लगा देंगे तो फिर से डबल कंपैरिजन हो जाएगा। तो याद रखिएगा मोर हटाना पड़ेगा प्रीफर के साथ, कंपैरेटिवली वर्ड के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, डबल कंपैरिजन एक साथ ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंपल सा बट बहुत इंपॉर्टेंट। ही इज सीनियर देन मी। अभी सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन वर्ड्स के साथ कुछ वर्ड हैं जिनके साथ देन नहीं बल्कि टू लगाकर कंपेयर किया जाता है। तो ही इज सीनियर टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द मोस्ट, दिस इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग। अभी मोस्ट और यूनिक, यूनिक का मतलब होता है वो चीजें जो अपने आप में एक ही है, जिसके जैसी दूसरी चीज है ही नहीं। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जिनका कभी कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा कुछ वर्ड ऐसे जिनका कंपेयर नहीं होता, इनकंपेरेबल होते हैं, मतलब उनमें मोर या मोस्ट नहीं लगाते, ई आर या ई एस टी डिग्री नहीं लगाते। सही सेंटेंस बनेगा इट इज अ यूनिक थिंग। मोस्ट भी हटेगा यहां से, और चूंकि सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ रही है तो द हटाएंगे और यहां पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो इट इज अ यूनिक थिंग। क्लियर, यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, एक्सीलेंट हो गया, अनमैच्ड हो गया, यूनिवर्सल हो गया, फुल, कंप्लीट, होल, एंटायर, सुप्रीम, डिफरेंट, इन चीजों का कंपेयर नहीं किया जाता। क्लियर, इट इज अ यूनिक थिंग। नेक्स्ट देख लीजिए, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन है ये। कंप्लीट किए हम लोगों ने 50 क्वेश्चन, आगे आगे कंटिन्यू करेंगे और 50 क्वेश्चन। टॉप 100 रूल्स की बात कर रहे हैं। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, ही इज द वाइजर एंड मोस्ट ऑनेस्ट। अगेन एंड लगाया गया है, दोनों एडजेक्टिव जो होने चाहिए वाइजर और मोस्ट ऑनेस्ट सेम डिग्री में होने चाहिए। अभी सेम डिग्री है तो मोस्ट ऑनेस्ट अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ वाइजर नहीं, या तो वाइजेस्ट करिए, या फिर यहाँ वाइजर किया है तो यहाँ मोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ, या तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री वाइजर एंड मोस्ट ऑनेस्ट, या दोनों सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट। अभी कंपेयर करोगे कैसे ये देख लीजिए। अगर हम यहाँ वाइजर को सही माने और यहाँ मोर कर दें तो देखिए क्या आगे कहीं देन दिया गया है? नहीं। और अगर देन नहीं दिया गया है तो कंपैरेटिव डिग्री तो फिर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, यहाँ आपको सुपरलेटिव डिग्री ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो सही सेंटेंस होगा ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट। क्लियर, सुपरलेटिव डिग्री के साथ सुपरलेटिव डिग्री। तो ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए। लेकिन प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करिए। कमेंट्स का इंतजार रहेगा आपके। जो भी चीजें आप हमसे डिस्कस करना चाहें, जो आपकी डिमांड्स हो, जिस चीज के ऊपर आप वीडियो वॉच करना चाहें, हमें जरूर नोटिफाई कर दें ताकि हम कोशिश करें आपके लिए उन्हीं सेगमेंट्स पे ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कंटेंट शेयर करने की, ठीक है ना। आई होप ये यूजफुल होंगे आप सभी के लिए। प्रैक्टिस जरूर करते चलिएगा। मिलेंगे हम लोग आगे अपने अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे रूल, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।